तो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम है। यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है यानी कि बैलेंस नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस और बैलेंस का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। यानी कि जो हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या फिर वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम एक है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक है बल्कि यहाँ पर दो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ही नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे यानी किसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लगा दें 2 और यहाँ पर भी लगा दें 2, यानी कि इस तरफ 2 मैग्नीशियम इस तरफ भी 2 मैग्नीशियम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 2 हैं और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 2 हैं। तो यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एटम्स का नंबर सेम है, हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ जो हर एलिमेंट है उनका नंबर सेम है। जैसे कि यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग बैलेंसिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं, ना कि एलिमेंट को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको लगा देंगे तो इसका मतलब हमने कोफिशिएंट ना करके एटम को चेंज कर दिया, एटम का नंबर बढ़ा दिया एलिमेंट में, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने बैलेंसिंग तो कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम कर दिया हमने दोनों तरफ, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है बैलेंसिंग करने की? तो यहाँ पर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता है, जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमने कार्बन को जलाया, कोक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अगर हमने लिया है 12 ग्राम और ऑक्सीजन खर्च हुई है 32 ग्राम, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 44 ग्राम आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास आना चाहिए, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यूनिवर्स में वैलिड है, ये एक लॉ है। इसी वजह से हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर जितना रिएक्टेंट का नंबर होता है, जितना रिएक्टेंट का मास होता है, उतना ही प्रोडक्ट का मास आता है। दैट्स वाई वी आर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन है अपने पास, जिंक रिएक्टिंग विद H2SO4 गिविंग ZnSO4, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जिंक यहाँ पर 1 है और जिंक यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आयरन प्लस H2O, यानी कि आयरन रिएक्टिंग विद द वाटर, असल में ये वाटर जो है वो स्टीम है, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है लिक्विड वाटर के साथ में, वो रिएक्शन करता है गैस के साथ में। गैस मतलब कि
अगर H2O के आगे गैस लिखा हुआ है इसका मतलब वो स्टीम है, यानी कि वो भाप है। तो भाप से अगर रिएक्शन करेगा आयरन तो बनाएगा Fe3O4 एंड गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन एलिमेंट इज नॉट इक्वल, number of atoms of hydrogen is equal but number of atoms of oxygen not equal on both side। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? हम काउंट करेंगे डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर जो है आयरन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एटम्स। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें जो बैलेंस करना है तो हम लोग चुनेंगे उस कंपाउंड को जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यानी कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर सबसे बड़ा कंपाउंड यही है, क्योंकि इसी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। उसके बाद भी हम लोग क्या चुनेंगे? उस कंपाउंड में भी हम लोग चुनेंगे सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट में है वो है ऑक्सीजन। तो यानी कि हमें 3 प्रोसीजर करने हैं, 3 स्टेप करने हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहले अपने को देखना है कि अगर ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसमें डिफरेंस कितना है। यानी कि इस तरफ आयरन 1 है लेकिन इस तरफ 3 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। पहला अपना स्टेप ये हो जाएगा। दूसरा अपना स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप अपना ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमें मालूम पड़ेगा कि Fe3O4 सबसे ज़्यादा बड़ा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 7 एटम्स हैं। ओवरऑल कितने एटम्स हैं? 7 हैं, क्योंकि 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या सेलेक्ट करेंगे? इस कंपाउंड के अंदर हम लोग उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा एटम रखता है, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट रख रहा है, सबसे ज़्यादा एटम रखता है, जो कि ये 4। अब हमें इसको बैलेंस करना शुरू करना पड़ेगा। तो Fe3O4 में हम लोग बैलेंस करेंगे पहले ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा 4, H2O के आगे लगाना पड़ेगा 4, ताकि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। 4 लगाने के बाद हम देखते हैं कि अब जो बड़ा एलिमेंट बचा हुआ है वो है आयरन। तो आयरन 3 है, तो अपने को यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हो गया है 8, क्योंकि 4 × 2 8 होता है। तो अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा 4। तो ओवरऑल अगर हम बैलेंस करेंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे आयरन के आगे 3, H2O के आगे 4 और हाइड्रोजन के आगे 4। तो ये हो जाएगा बैलेंस। फिर बताता हूँ दोबारा से, देखो ध्यान से कि Fe3O4 में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटम पोजेस करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा 4, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे तो 4 पहले से ही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आयरन जो है वो 3 है, आयरन 3 है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ 4 लिखा था उसकी वजह से हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर 8, क्योंकि 4 × 2 कितना होता है 8। अब अपने को यहाँ भी 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 करने के लिए क्या करेंगे? अपन यहाँ पर H2 के आगे लगा देंगे 4, क्योंकि 4 × 2 8 हो जाएगा। ये होता है प्रोसेस बैलेंस करने का, किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस, स्टेप्स। तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। अच्छा, वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला बट यूज़ द कोफिशिएंट, यानी कि बैलेंसिंग के दौरान पे अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को लगा के बैलेंस कर सकते हैं, ना कि किसी फार्मूला को अल्टर करेंगे, फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर Fe3O4 है तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि Fe के नीचे 3 लगा देंगे या फिर ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे, ऐसा करना रॉन्ग होता है। हम लोग इसको ठीक करने के लिए कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आता है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिविंग आउट CH3OH यानी कि मिथेनॉल। तो
अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ में तो वो अपने को देता है मिथेनॉल। और हमने ऊपर लिख रखा है प्रेशर को, यानी कि 340 एटीएम प्रेशर। इसको अगर हम बैलेंस करने के लिए जाएं तो अपने को मालूम पड़ता है कि एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन इस तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 हैं। तो इस तरफ ओवरऑल कितने हाइड्रोजन हैं? 4, क्योंकि 3 तो इधर हो गए और एक इधर हो गए। तो अपने को इधर भी 4 करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 2। तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगा देंगे 2 तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन लिखी होती है तो उसमें उसके आगे GLS या फिर AQ लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर S लिखा है तो इसका मतलब है सॉलिड। जैसे कि आयरन जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में, तो एकदम मजबूत होता है, तो उसमें आगे लिखा होता है सॉलिड। वाटर जो है वो हो सकता है लिक्विड, गैस, ठीक है ना। तो अगर लिक्विड लिखा होता तो इसका मतलब वो ठंडा ठंडा पानी है, बहता हुआ पानी है। गैस लिखने का मतलब हो गया कि ये स्टीम है। सॉलिड लिखने का मतलब हो गया कि वो सॉलिड है। गैस लिखने का मतलब हो गया कि वो गैस है। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है कि जैसे NaCl इन द वाटर, यानी कि अगर पानी में कोई चीज़ मिला देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक्वस है। कोई भी चीज़ हमने अगर मिला दिया है पानी के अंदर तो सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज एक्वस। समझ में आ गया? तो एक्वस जहाँ लिखा होगा इसका मतलब ये समझ जाना है कि कोई भी चीज़ अगर वाटर में मिली हुई है तो उसमें लिखा होगा एक्वस। गैस मतलब गैस, लिक्विड मतलब लिक्विड और सॉलिड मतलब सॉलिड। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट को शो करते हैं, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है जो कि हेल्प करती है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं जो कि होता है गैस की फॉर्म में, वो वाटर का यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल उनके पास होता है प्लांट्स के पास, बनाते हैं ग्लूकोज, निकालते हैं ऑक्सीजन और निकालते हैं वाटर। तो ये हो गया लिक्विड स्टेट हो गई इसकी, ये गैस ये इसकी स्टेट हो गई, ये सॉलिड ये इसकी स्टेट हो गई, ठीक है ना। ये सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है ये, और ये सब स्टेट होती है। अच्छा, कोई भी चीज़ जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, मान लो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, मान लो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, मान लो प्रेशर यूज़ हो रहा है, तो हम लोग एरो के ऊपर उसको शो करते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारा कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, सनलाइट यूज़ हो रही है, तो हम लोग उसको एरो के ऊपर शो करेंगे। प्रेशर को अगर हमें लिखना है तो हम लोग एरो के ऊपर लिख के उसको शो करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने देख लिया है थ्योरी को, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नॉट सेम ऑन बोथ साइड। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं है दोनों तरफ तो इसका मतलब क्या है? वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? बोलता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम है दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी बराबर है और राइट हैंड साइड पे भी बराबर है, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसका मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बोलता है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि कुछ केमिकल इक्वेशन दे रखी है आपको सेंटेंस की फॉर्म में, तो आपको सेंटेंस की फॉर्म से उसको लिखना है केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, उसके बाद आपको करना है उसको बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, देखते जाइए। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें है बेरियम क्लोराइड, तो हम लोग लिख लेते हैं BaCl2, यानी कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में है। फिर क्या है? वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ में, सोडियम सल्फेट भी है उसमें, यानी कि Na2SO4 भी है वहाँ पर। अब आगे क्या होता है? आगे लिखा हुआ है कि जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक बनता है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि PPT बनता है किसका? बेरियम सल्फेट का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर BaSO4 का बनता है PPT। फिर क्या लिखा हुआ है?
सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, तो NaCl ही बनता है। ये अपने को जो सेंटेंस फॉर्म में दे रखा था, हमने इसको केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये है कि हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बेरियम है वो 1 है, तो यहाँ पर भी बेरियम जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पर SO4, S और O4, यहाँ पर भी S और O4 बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर सोडियम भी 2 है, लेकिन यहाँ पर एक एक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर 2 लिख दें तो ये हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल बैलेंसिंग थी ये, ठीक है ना। अगली बैलेंसिंग देख लेते हैं। अगली बैलेंसिंग बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि अपने पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, रिएक्टिंग विद HCl। हमें मालूम है कि NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ में, तो देता है NaCl यानी कि सॉल्ट, प्लस देता है वाटर। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि क्या मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो लिख दिया मैंने पहले ही। अब क्या होगा, इसको करना है बैलेंस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। सोडियम एक है, सोडियम एक है, एक O है, एक O है, एक H है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 H है, ये दोनों 2 H हैं, यहाँ पर भी 2 H हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, तो ये तो बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, बैलेंसिंग बहुत ही ईजी होती है, आप कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का, हमें मालूम नहीं है कि वो एक्स क्या है। लिखा हुआ है इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में, इसका यूज़ होता है पुताई में, वाइट वॉशिंग में, ठीक है ना। तो बताना है कि वो सब्सटेंस एक्स है क्या। हमें मालूम है कि वो सब्सटेंस एक्स जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, वो होगा क्विक लाइम, क्योंकि क्विक लाइम जो होता है उसको हम मिलाएंगे पानी में तो बन जाएगा स्लेक्ट लाइम, जो कि यूज़ होता है पुताई में, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंस एक्स जो है वो क्या होगा, वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए भी, ठीक है ना। अच्छा, फिर लिखा हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर, यानी कि वाटर से अगर रिएक्शन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या होगा। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है लाइमस्टोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर गिविंग आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, जो कि रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैसे बनता है, लाइमस्टोन पता कैसे बनता है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड को तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो दिस इज द प्रोसेस टू मेक कैल्शियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन और है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, सब्सटेंस मिक्स इन वाटर सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस, है ना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वाटर का सॉल्यूशन में है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्वस, सब्सटेंस मिक्स इन वाटर।